अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। आप देख रहे हैं शहजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारी टीम हर रोज रिसर्च पर मबनी स्टोरीज, वो चाहे पॉलिटिक्स हो या मौजूदा सूरत-ए-हाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन, हेल्थ और फिटनेस हो या एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और फाइनेंस हो या इन्वेस्टमेंट, आसान लफ्जों में आप तक पहुंचाती रहेगी। हर किस्म की डेली रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए, नॉलेज में इजाफा करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं तो क्यों ना हम आपको वो बातें बताएं जिससे पाकिस्तान का फेस बिल्कुल चेंज हो सकता है। वैसे भी अब पाकिस्तान ग्रो करने की लाइन पर चल रहा है। 2-3 सालों से बिल्कुल वेट किया था और महंगाई हद से ज्यादा थी। सबसे बड़ा मसला मोस्ट डेंजरस करप्शन। पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन करने वाले मौजूद हैं। हर इदारे में करप्ट लोग बैठे हुए हैं। एक 80,000 तनख्वाह लेने वाला SGO और 40,000 तनख्वाह लेने वाला क्लर्क पाकिस्तान में। इंफ्रास्ट्रक्चर में 9 स्किल का स्टेनोग्राफिस्ट। अगर सिंध की बात की जाए तो रिटायरमेंट की ग्रेजुएटी के लिए खुद की मिल्कियत जो होती है उसे भी वसूल करने के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ता। जब पाकिस्तान ग्रो करने की लाइन पर है तो कुछ ऐसे इकदामात भी इदारों को उठाने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान अमेरिका बन सकता है। क्योंकि आप उस घर में रहते हो जो नेचुरली मालामाल है, लेकिन संभालने वाला कोई लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर है तो उनको चाहिए कि इन चीजों पे लाजमी फोकस करें, इसको रिजॉल्व करें ताकि पाकिस्तान को एक लाइन पे लेके आए, एक ग्रोथ की लाइन पे लेके आए। CNIC रिन्यूअल के लिए भी लोगों को तपती गर्मी में नादरा के चक्कर लगाने पड़ते हैं। घंटों तक अपना पसीना साफ करना पड़ता है, लेकिन नंबर नहीं आता, उसको बोलते कल आ जाना। पाकिस्तान में ज्यादातर सिंध में बिजली के बड़े चोर वापडा के मुलाजमीन होते हैं, लेकिन FIR होती है गरीबों पे। वो कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान उठ नहीं पा रहा? वो कौन से अमल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को पर लग सकते हैं? पाकिस्तान के मुआशी हालात अब बेहतर की जानिब रवादवा हैं। कोई शक नहीं कि IMF की बकाया इक़साद से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगी। एक दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां जीरो करप्शन हो। हर मुल्क में करप्शन माफिया बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो होता है उसे करप्शन नहीं कहा जाता। यहाँ तो खुलेआम चोर घूम रहे हैं। 20 करोड़ पाकिस्तान को कामयाब और तरक्की की राह पे देखना चाहती है। पाकिस्तान के पास हर इक़साम के वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान की आबादी में ज्यादा हिस्सा यंग स्किल वर्कफोर्स का है। तरक्की के लिए मुखलिस हो सकती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी करप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। वो चाहे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एनर्जी सेक्टर हो, वाटर सैनिटेशन हो, पब्लिक बिल्डिंग हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, या हाउसिंग का कोई न्यू टेंडर इशू हुआ हो। गवर्नमेंट जब टेंडर निकालती है तो टेंडर निकालने से पहले कॉन्ट्रैक्टर साइन कर लेता है, क्योंकि उनकी लाइन पहले से बनी होती है। उनको कॉल आ जाती है कि भाई टेंडर हम निकाल रहे हैं, आप आ जाए। उसके बाद जो बिल्डिंग लगती है वो सिर्फ फर्जी होती है। जिस कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलता है वो बजट में 50 से 60% कमीशन देता है, जो छोटे स्टाफ से लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक जाती है। मिसाल के तौर पर एक टेंडर इशू हुआ है जो 1 करोड़ का है, जिसमें 1 किलोमीटर रोड बनाना है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि 1 करोड़ में 80 लाख या 90 लाख तक का रोड बनना चाहिए। बाकी 10% जो एक होना चाहिए प्रॉफिट, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रख सकता है। 80 से 90 लाख में रोड बनाना है जैसे हर कंट्री में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना हो सकता है। यहाँ क्या होता है कि 1 करोड़ में 50 से 60 लाख कमीशन जाती है, जिसमें ऑफिसर से लेकर मिनिस्टर्स तक जाती है। बाकी बचते हैं 40 से 50 लाख, जिसमें से सिर्फ 20 से 25 लाख की रोड बनती है। बाकी तो बचते हैं 15 से 20 लाख कॉन्ट्रैक्टर को बचते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है। आप खुद सोचें कि 1 करोड़ में जो रोड बनना था उस पे सिर्फ 20 से 25 लाख लगे। जाहिर है अगले साल गवर्नमेंट को फिर से उस टेंडर निकालना पड़ेगा। जो एक 20 से 25 लाख का जो रोड बना है, जाहिर सी बात है उसको रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। हैदराबाद में मैं कुछ टाइम रहा, पूरे कासमाबाद में एक रोड बन रहा था जो मेन कासमाबाद का था, जो बन के तैयार हुआ। मेरी नजरों के सामने जो बन के तैयार हुआ उस पे खरबों रुपए खर्च किए गए। कुछ सालों बाद सारा रोड खत्म करके दोबारा बनाया गया।
सिर्फ उसकी ये वजह थी कि उसके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना था। अगर ऐसे ही हजारों टेंडर निकलते हैं और ऐसा ही काम होता है तो जाहिर कंट्री डिफॉल्टी होगा। करप्शन को जीरो करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स और स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन सर्विसेज और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ करप्शन को भी कम किया जा सकता है। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रमोशंस ऑनलाइन होने चाहिए, सर्विस ट्रैकिंग, रिटायरमेंट, प्लेसमेंट भी ऑनलाइन होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और पब्लिक का भी उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड दिया जा सकता है जिसमें पूरी डेटा होगी, जहां पर उनको हर चीज का स्टेटस देखने का मौका मिलेगा। रिटायरमेंट फंड, पेंशन, प्रमोशन स्टेटस, ट्रांसफर होने वाले डिटेल्स भी देखने को मिलेंगी। रेगुलर अपडेट से एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जिससे उनको अपनी सर्विसेज रिकॉर्ड के बारे में ताज़ी मालूमात मिलती रहेगी। इससे उनको किसी दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में बैठ के अपने मोबाइल पे, अपने पीसी पे वो ये स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर बात करें नादरा या CNIC बनने की तो इस इदारे में बहुत ज्यादा रश होता है। नादरा ऑफिस हर किसी के लिए नजदीक नहीं होती। पाकिस्तानी आबादी देहातों गाँव में रहती है तो नादरा के चक्कर लगाना बहुत ही मुश्किल साबित होते हैं। आजकल ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स भी घर में बैठ के आप खोल सकते हैं। एक फिंगरप्रिंट आप उसका बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो फिर क्यों नादरा की वेरिफिकेशन घर में बैठ के नहीं हो सकती? मोबाइल में फिंगरप्रिंट टच से आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। तो इन सब चीजों का हल सिर्फ एक ही है, सब कुछ ऑनलाइन और करप्शन बिल्कुल जीरो की जाए। ये रिसर्च बेस पे है कि कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से किसी कंट्री को स्टेबल कर सकते हैं। हमारा खुद का ओपिनियन नहीं है। पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे नेचुरल गैस, कोल, मिनरल्स और फर्टाइल लैंड जो इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में यंग जनरेशन में बहुत अहलियत है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तरक्की के लिए अहम है, इनको तरजीह दी जाए, इनमें इन्वेस्टमेंट की जाए। जो यंग जनरेशन है उनको फंड किया जाए ताकि वो अपनी स्किल से पाकिस्तान में डॉलर ला सकें। IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करके तरक्की की जा सकती है। हमारे मुल्क में ऐसे अफराद बेस्ट स्किल के साथ मौजूद है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि वो अपने स्किल की मदद से कोई बिजनेस कर सके। उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इस वजह से वो खुद रह जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ाने के लिए अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट और पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी नौजवानों को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन और स्किल्स को भी प्रमोट करके स्किल्ड फोर्स तैयार की जा सकती है जो तरक्की में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी कंट्री में 30 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं जिनको सपोर्ट करके पाकिस्तान में डॉलर्स लाए जा सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक खराबी है जिसकी वजह से कोई भी काम अमल में नहीं लिया जा सकता और ना ही इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई। तो अच्छे इकदाम उठाना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर की जानिब है तो उसको अब उस सिमत में लाना चाहिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल साइट्स और कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है जिससे तरक्की और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। शुक्रिया।